मैं सरताज आलम, खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में काठगोदाम सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं मजहर नईम नवाब। उनकी अध्यक्षता और सरपरस्ती में आज जिले भर से अफसर आए थे। विशेषकर हल्द्वानी के मामलों को लेकर आज काफी विभाग के लोग आए और उनसे बड़ी अहम चर्चा आज यहां पर हुई जन कल्याणकारी योजनाओं के मामले में। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, जल निगम, कृषि, उद्यान, पीडब्ल्यूडी, उरेडा, आरटीओ, समाज कल्याण, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वन विभाग, नगर निगम, पुलिस, खाद्य पूर्ति, पशुपालन, सूचना विभाग, सिंचाई, बैंक लीड अधिकारी, आयुर्वेद समेत 34 विभागों के अफसर आज यहां पर मौजूद थे। कई मामलों में बेहद सख्त तो कई वाले मामलों में निर्देश भी जारी किए गए। मुख्यमंत्री के तौर से स्पष्ट तौर पर निर्देश है सभी जगहों पर के अधिकारियों के साथ जन कल्याणकारी जो नीतियां चल रही हैं, योजनाएं चल रही हैं, उनमें मॉनिटरिंग भी की जाए और उनकी देखभाल भी की जाए। तो मेरे साथ आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ साथ मजहर नईम नवाब भी मौजूद हैं। मजहर नईम नवाब, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में गुजर रहे हैं, तो सब कुछ कर देना चाहते हैं जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उनके कर्तव्य हैं। तो चलिए बात करते हैं मजहर नईम नवाब साहब से। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। जन कल्याणकारी अभियान कार्यक्रम आप देख रहे हैं और इन सबसे जुड़े लोगों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मजहर नईम नवाब साहब से और कई सवाल उनसे करते हैं। नवाब साहब, आज अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और तकरीबन 34 डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जैसा कि मुझे सूचना विभाग बता रहा था। किस किस तरह से आज आपने आदेश निर्देश दिए और अफसरों से स्पष्ट तौर पर क्या क्या चीजें हुई और किन किन विभागों में विशेषकर जो कि जनता से जुड़े सीधे विभाग होते हैं, उनमें क्या क्या आज डिस्कस रही? देखिए, आज हमने जो फोकस किया है, आज की बैठक में हमने पेयजल निगम और जल संस्थान, बिजली विभाग के अधिकारियों को खासतौर से जेई स्तर तक बुलाया था। ट्यूबवेलों के मेंटेनेंस को लेकर के प्रॉब्लम थी, कैसे उनका निस्तारण हो, एक रोस्टर तैयार करवाया गया। बिजली विभाग उनका जो है बैठ करके उस रोस्टर के बारे में चर्चा की गई। जिस समय ट्यूबवेल चलाए जाएंगे शहर के या गांव के, उन ट्यूबवेलों के समय लाइट की कटौती नहीं होगी, वो ऐसा समय होगा। हाँ, ये कई दिक्कतें आ रही हैं इसकी वजह से पेयजल में दिक्कत ना आए। और बड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने यहाँ पर चलाई हैं। जल मिशन के तहत लगभग हल्द्वानी शहर के लिए 1000 करोड़ रुपए से योजनाओं का निस्तारण यहाँ चल रहा है, चाहे वो पेयजल निगम की हो, बिजली विभाग की हो या चौड़ीकरण का मामला हो, सड़क चौड़ीकरण, सड़क चौड़ीकरण का तो और सीवर का काम हो। पूरा शहर हल्द्वानी का जो है कोई गली नहीं बचेगी, सीवर के काम चल रहे हैं, पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा जो नई 70-80 साल पुरानी लाइनें थी, उनको पुनः जीवित करने के लिए नई लाइनों का निर्माण, ट्यूबवेलों का निर्माण, उसके अलावा जो पानी के हमारे सप्लाई जहाँ से होता है पानी गोला का साफ करके, वो सप्लाई के जो हमारे स्टेशन हैं वो छोटी तादाद में थे, 70 साल पुराना है। आज शहर की कैपेसिटी बढ़ी है। लेकिन पेयजल के मामलों में तो मेरे पास जानकारी है, पेयजल विभाग के पास तो नक्शे तक नहीं है कि उनकी लाइनें कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि वो पुराने समय के हैं। देखिए, पेयजल विभाग जो है वो लाइनें डालने के बाद जल संस्थान को सौंप देता है। ये सारी व्यवस्थाएं जल संस्थान की है, जल संस्थान को सब पता है। लेकिन अधिकारियों का आपस में तालमेल अच्छा नहीं था, इसको ठीक किया बिठा करके, आपस में चर्चा हुई। आज तो आधी अधूरी तैयारी के साथ आए हुए थे उद्यान विभाग के लोगों को। देखिए, जो अधूरी तैयारी के साथ आए थे उन्हें पुनः 3 तारीख को फिर बुलाया, स्पष्टीकरण लेकर के, पूरी जानकारी लेकर के बुलाया। वो अधिकारी पूरी जानकारी लेकर आएंगे। हमारा मकसद साफ है, जो भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार का मकसद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं लगातार वो जिस तरीके से दौड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो योजनाओं का निस्तारण कर रहे हैं, जहां जो समस्या उसके लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं हमारी सरकार में। लेकिन उस काम को देखने के लिए, उस काम का प्रचार प्रसार, और जैसे हमारी आज पेंशन के मामले में है, हमारी सरकार ने आज 6 गुना लोगों को पेंशन दे रही है। 1500 पेंशन दी थी जब हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार थी शहर के अंदर, आज 6000 विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन और जो हम वृद्ध पेंशन दे रहे हैं, 6000 लोगों को दे रहे हैं। आज प्रार्थना पत्र दें, उसको ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दें, 1 महीने के अंदर उनकी पेंशन आती है सीधी। बिचौलियाओं का काम खत्म है। हमारी प्रधानमंत्री आवासीय योजना है, उसको सरल करा है। खाद की योजना है, जो हमारे फ्री राशन कार्ड पर 35 किलो अनाज मिल रहा है, उस योजना को है। आयुष्मान की योजना है, उस आयुष्मान योजना को कैसे चल रही है, उसको संचालित किस तरीके से होगा, अस्पतालों के माध्यम से होगा, बहुत सारे गरीब कैंप लगेंगे,
मलिन बस्तियों में कैंप लगेंगे। आज ये सारी चीजें तय करी हैं बहुत सारे गरीब लोग और ऐसे हमारे हैं जो- मंडल अध्यक्षों को बिठा करके उनके नेतृत्व में काम करने की हमने आज रणनीति बनाई है। मंडल स्तर पर काम होगा। मंडल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वो उन योजनाओं की जानकारी दें, सरकार को रिपोर्ट करें, कौन सी योजना चल रही है, किस योजना का लाभ मिल रहा। आज मंडल अध्यक्षों के नंबर सारे अधिकारियों को दिए गए हैं और उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो मंडल अध्यक्षों से संपर्क करेंगे, मंडल अध्यक्ष उनसे संपर्क करेंगे, मिल करके सरकार की योजनाओं का कार्यकर्ता ही आम जनता तक पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे। इसके लिए आज हमने बैठक की है और जो अधिकारी अधूरी जानकारी लेकर गए हैं उनको नोटिस जारी किया है। वो 3 तारीख को उपस्थित होकर के पूरी जानकारी देंगे, पूरी सूची देंगे। आगे हम क्या उनको आदेश निर्देश देंगे, उस पर काम होगा। आज जो बैठक हुई है, 1 साल पहले जितनी बैठकें हुई हैं 90% उनकी प्रोग्रेस आई है। आज पहले मैंने जब पहली बैठक लेता था तो अधिकारियों को नहीं जानकारी होती थी 90%। आज 90% अधिकारियों को योजना, एक एक योजना के बारे में बता रहे थे मुंह से। एक आध अधिकारी अगर कोई योजना के बारे में नहीं जानकारी है तो उसके लिए हम कार्रवाई के लिए हैं। और जो अधिकारियों का मन नहीं है उत्तराखंड में काम करने का, जिन अधिकारियों का मन सही तरीके से काम करने का नहीं है, उन अधिकारियों को भी चिन्हित करेंगे, उनकी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में जो सीएमओ हैं वो तो यहाँ पर आई और बकायदा उन्होंने सारी आपको चीजें बताई, लेकिन शिक्षा विभाग के अंडर में चलता है सुशीला तिवारी और पूरे मेरे ख्याल से कुमाऊं के सबसे ज्यादा ओपीडी यहाँ सुशीला तिवारी में आपको देखने को मिलेगी। मतलब समस्याओं का नहीं, उसके लिए भी हमने 30 तारीख को कल देहरादून में बुला रखा है सुशीला तिवारी वालों को कई मामलों में। इस पर हम चर्चा करेंगे, इनका दोनों का तालमेल ठीक कराएंगे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी और वहाँ के डिपार्टमेंट मिलकर के काम करेंगे क्योंकि सरकारी योजनाएं हैं और सरकार के कर्मचारी हैं। नवाब भाई हाईकोर्ट वो ने भी order सरकार किया के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है हॉस्पिटल। विकास भगत जी जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, विकास भगत जी बंशीधर भगत के बेटे हैं, तो वो उस समय हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लेकर गए थे। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका पर ऑर्डर भी किया था जिसमें कार्डियोलॉजी यानी कि दिल के सारे मामले यहाँ देखे जाएंगे, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। लेकिन लंबा वक्त गुजरने के बाद भी, अभी पिछले दिनों धन सिंह रावत भी आए थे, लंबी प्रोसेस हो रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये तीनों डिपार्टमेंट सुशीला तिवारी में नहीं जा पा रहे। तो ये बड़ा आपको मॉनिटरिंग थोड़ा सा मुझे लगता है डिपार्टमेंट नहीं है वहाँ, यहाँ पर हार्ट का जो हार्ट में स्टेंट डालने वाला, हाँ वही बकाया हमारे पास नीरो भी है, न्यूरो सर्जन भी है, न्यूरो सिर्फ सर्जन है लेकिन वो पूरा डिपार्टमेंट फिजिशियन भी है, वो यहाँ पर 3 डॉक्टर हैं। एक कमी है जो हमारी ओपीडी के अनुसार ऑपरेशन होने चाहिए या बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, उनमें जो एक डिपार्टमेंट है बेहोशी करने वाला, उसकी एनओसी की समस्या होती है, एनेस्थीसिया की थोड़ी दिक्कत है। वो हम सही कर रहे हैं। उसमें हमारा बात चल रही है। अभी हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है, स्वास्थ्य सचिव से बात की है। उस पर हम कुछ लोगों को यहाँ से हटाएंगे, जमे हुए हैं 20-20 साल से, उनका मन नहीं है वहाँ काम करने का, उनको कहीं भेजेंगे। उनकी सेवाएं जो है हमारे नए मेडिकल कॉलेज खुलने हैं वहाँ लेंगे। नर्सरी से लेकर विद्यालय शिक्षा की हम बात करें तो आरटीई के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन मिलता है, उस पर क्या प्रोग्रेस? देखिए, आज हमने इसकी पहल जो है हमारी सरकार ने की है। इस वर्ष में जितने बच्चों ने आईटी के तहत एडमिशन क्या नाम है अप्लाई किए हैं, उन बच्चों को एडमिशन मिलेंगे, ये हमारी प्रथम वरीयता है। और आज हमने ये निर्देश दिए, उन्होंने बताया भी है कि 21 बच्चे रह गए थे, उनको दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया, हर बच्चे को दे दिया गया, किसी का प्रार्थना पत्र वापस नहीं किया गया है। जो भी बच्चे यहाँ आईटी के तहत एडमिशन लेंगे, गरीब बच्चे, उनको पूरी तरीके से पढ़ाई के लिए पूरी सरकार सहूलियत देगी और आईटी के तहत उनका एडमिशन होगा। आंगनबाड़ी जिस वार्ड में जिस जगह पर उसका सेलेक्ट होता है कि यहाँ पर खुलना चाहिए, लेकिन उनको किराया ना मिलने के कारण वो अपने घरों में फिर खोल लेते हैं। आज हमने 2-3 आंगनबाड़ियों के लिए आदेश किया है। नगर पालिका का हमारा जो 2-3 बिल्डिंगें खाली हैं, हमने निर्देश दिए कि वो उनको सौंपी जाएंगी और वो उन बिल्डिंगों में आंगनबाड़ी चलेंगी। उस पर भी हमारा फोकस है। जो आंगनबाड़ी छोटी जगह पे हैं उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमने उधम सिंह नगर में लगभग 10,000 आंगनबाड़ी हरिद्वार उधम सिंह नगर में अपनी बिल्डिंगों पर चल रही है। उसी स्तर पर हम यहाँ पर भी जल्दी अपनी बिल्डिंगें बना करके लगभग 121 आंगनबाड़ी यहाँ पर भी अपनी बिल्डिंगों में चल रही हैं। और जितना उन्होंने फिगर बताया 1,000 आंगनबाड़ियों का, उनको अपनी बिल्डिंगें हम आवंटित करने के लिए काम करेंगे। ये हमारी सरकार उस पर विचार कर रही है, पैसा भी दे रही है। आंगनबाड़ियों को 8-8 लाख रुपया बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ जगह मिल जाए तो, ग्राम पंचायत की जगह हो, नगर निगम की जगह हो, जो अगर हमें कहीं जगह मिलेगी तो हम उसको बनाएंगे। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे अफसर। सड़कों का कई जगहों का बहुत बुरा हाल है, मतलब पिछले 1 वर्ष से। और जब बारिश सबसे शुरू हुई है, अभी तो पहली बारिश हुई है
और उसके बाद दिक्कतें बढ़ रही हैं, देखिए- जिसके अंदर रामपुर रोड के आप कई लिंक मार्ग आप देख सकते हैं अंदर से वो बहुत ज्यादा खराब है। आपको बनबुलपुरा में तो ज्यादातर सड़कें खराब है, आपको खुद इस बात का अंदाजा है। ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर आप जाएंगे तो एक एक 1.5 फीट के गड्ढे वहां पर हैं, लोग गिर रहे हैं। देखिए मतलब कि कई जगहों पर ये दिक्कत हमारे यहाँ है। सीवर का काम चल रहा बनबुलपुरा में, हाँ। जल पेयजल निगम का जल मिशन का काम चल रहा कई वार्डों में, वार्ड 59-60 में भी चल रहा है। और कई जगह नालियों के हमने जो अभी आपने देखा होगा तिकोनिया में दोनों साइडों में नालियां बन रही है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है। हाँ, 1 महीने के अंदर आप शहर को देखेंगे, शहर कितना अच्छा आपको मिलेगा, कोई सड़क नहीं बचेगी, ये मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ। एक गली नहीं बचेगी, एक सड़क नहीं बचेगी। सीवर का तो अभी निरीक्षण भी किया था आपने, बरसात के बाद सबका पैसा दे दिया गया, हर गली का पैसा दे दिया गया सड़क बनाने के लिए, कोई गली नहीं बचेगी। 2.25 करोड़ रुपया बनबुलपुरे के लिए भी आ गया है। लाइन नंबर 1 से लेकर के सारी सड़कें बननी है, अरे उनका भी काम होना है, उनके टेंडर हो रहे हैं, जल्दी काम हो जाएगा उसका। चलिए, आपका अब मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर लोगों ने आपको गरजते हुए देखा, और एक इल्म का खजाना भी है कहीं ना कहीं आप, और सख्ती भी रखते हैं। आज भी मैं देख रहा था, सख्त नजर आ रहे थे आप, विशेषकर योजनाओं पर। बाद में आपने ये भी कहा कि ये सख्ती निजी नहीं है, बल्कि जन कल्याणकारियों के ये जो योजनाएं चल रही है उसके अंतर्गत है ये सख्ती, इसलिए आप निजी तौर पर ना ले, आपने ये भी बात बोली अधिकारियों से। तो अब जो आग्रह आपका आखिरी दौर चल रहा है, तो मुझे लग रहा है सब कुछ कर देना चाहते हैं जो इस बीच कर्ज है सरकार का, जनता का, इस समाज का। नहीं, ये आखिरी दौर नहीं है। कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में जब तक जिंदा हूँ, जब तक इसी तरीके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। कार्यकर्ता तो रहूंगा ही ना, कार्यकर्ता तो रहेंगे। और कार्यकर्ता के रूप में मैंने सरकार में भी काम करा है, सरकार का मंत्री के रूप में नहीं करा, कार्यकर्ता के रूप में करा। तो अभी अगस्त तक तो रहने वाले हैं। मैं हमेशा रहूंगा जब तक जिंदा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम क्या करूंगा। बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे मजहर नईम नवाब, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और आज अध्यक्षता कर रहे थे इस समीक्षा बैठक की, जो कि जिले भर के अफसर यहाँ पर मौजूद थे। उसमें सभी विभागों के अफसर मौजूद थे, कहीं पर सख्त तो कहीं को निर्देश देते नजर आए, और अंततः मामला यह है कि आवाम की भलाई हो, अंततः मामला यह है। और जैसे कि उनका आखिरी दौर चल रहा है, उन्होंने कहा कि वो अंत तक भाजपा में रहेंगे और कार्यकर्ता के तौर पर रहेंगे। ये अलग बात है कि उनको जो जिम्मेदारी मिलेगी जब जब वो उसको पूरा करेंगे। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।